Hello students, so in this video we'll discuss chapter number 6, colonialism and urban changes. Yes students, so in pre-British India मतलब वो इंडिया जब इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं थे. प्री ब्रिटिश इंडिया, ओके, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स नहीं आए थे तब बच्चा जो टाउन्स होते थे वो कहाँ ग्रू होते थे? रॉयल कोर्ट्स के आसपास, जहाँ पर किंग जहाँ से अपनी कैपिटल रन करता था, जहाँ किंग का रॉयल कोर्ट होता था उसके आसपास टाउन्स ग्रू कर जाते थे. इसके अलावा जहाँ पर क्राफ्ट सेंटर्स होते थे वहाँ पर टाउन्स हो जाते थे. मेन ट्रेड रूट का जो जंक्शंस होता था वहाँ पर टाउन ग्रो करते थे. और अगर कोई टेम्पल है, कोई तीर्थ यात्रा वाला सेंटर है, पिलग्रिमेज है, तो वहाँ पर भी टाउन ग्रो कर जाएंगे. तो टाउन पहले कहाँ कहाँ ग्रो करते थे बेटा? या तो रॉयल कोर्ट के आसपास, या क्राफ्ट सेंटर के आसपास, ट्रेड रूट्स के जंक्शंस के आसपास, या तो फिर वर्शिप और पिलग्रिमेज के पास. पर जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए, उन्होंने इंडिया का कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया, हमारे पॉलिटिकल पावर अपने हाथों में ले ली, तो ये जो टाउन्स थे जो पहले ग्रू कर गए थे वो धीरे धीरे करके क्या होने लग गए बच्चा? डिक्लाइन होने लग गए. डिक्लाइन होने लग गए मतलब ख़त्म होने लग गए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इंडियन रूलर्स फेल फ्रॉम पावर, इंडियन रूलर्स की पावर धीरे धीरे ख़त्म हो गई. तो जो टाउन थे, जो रॉयल कोर्ट के आसपास थे, उनकी इम्पोर्टेंस भी कम हो जाएगी, वो भी डिक्लाइन कर जाएंगे. सम इंडियन टाउन्स चेंज्ड वास्टली, और कुछ इंडियन टाउन्स तो बहुत ही ग्रेट तरीके से चेंज हो गए अंडर ब्रिटिश इन्फ्लुएंस. नए टाउन्स आ गए. ठीक है बात. तो इस पैराग्राफ में आपको पढ़ना है कि जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए थे तो टाउन रॉयल कोर्ट के आसपास, क्राफ्ट सेंटर, ट्रेड रूट के जंक्शंस, वर्शिप और पिलग्रिमेज के आसपास ग्रीव करते थे. पर जब ब्रिटिश इंडिया में आ गए, उनके पास पॉलिटिकल पावर आ गई, तब ये सब में डिक्लाइन आने लगा, चेंज होने लग गया. क्योंकि अब पॉलिटिकल पावर अगर ब्रिटिशर्स के पास है, इट मीन्स कहीं इंडियन किंग के पास नहीं है. तो वो रॉयल कोर्ट जो इंडियन किंग संभाल रहे थे, उनके आसपास जो टाउन ग्रो हुए वो भी डिक्लाइन कर जाएंगे. कुछ नए टाउन्स आएंगे अब एग्जिस्टेंस में, और कुछ टाउन्स बहुत ज़्यादा चेंज हो गए. किसके इन्फ्लुएंस में? ब्रिटिश इन्फ्लुएंस में. डी अर्बनाइजेशन. बच्चा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगिन हुआ इंग्लैंड में अराउंड द टाइम व्हेन ब्रिटिश बिगेन टू कॉलोनाइज इंडिया. ये वही टाइम था जब ब्रिटेन ने इंडिया को कॉलोनाइज किया, और ये ही टाइम था जब इंग्लैंड में क्या आ रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में होता क्या है बच्चा? प्रोडक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, और प्रोडक्ट ये लोग जो प्रोड्यूस करते हैं, या जो फाइनल प्रोडक्शन होता है वो लार्ज क्वांटिटीज़ में होता है. अब क्योंकि प्रोडक्शन लार्ज क्वांटिटीज़ में होता है, बल्क में होता है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है या जो गुड की कॉस्ट है वो क्या हो जाती है? कम. आई बात समझ में? जब आप लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस करेंगे, तो आपकी जो कॉस्ट होगी बच्चा वो क्या हो जाएगी? कम. ठीक, कोई बात? चलो, तो अभी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया है. इंग्लैंड में इंडियन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया है. इंग्लैंड ने इंडिया को कॉलोनी भी बना लिया है. अब यहाँ पे प्रोडक्शन की स्पीड भी बढ़ गई है, लार्ज क्वांटिटी में गुड प्रोड्यूस हो रहा है जिसकी कॉस्ट कम है. दिस कॉज अ शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड टू मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन. और जैसे ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, तब से क्या हुआ बच्चा? जो मैन्युफैक्चरिंग थी वो हाथों की बजाय किससे होने लगी बच्चा? मशीन से. देयर वॉज अ शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग बाय हैंड टू मैन्युफैक्चरिंग बाय मशीन. दे स्टार्टेड मेकिंग एवरीथिंग फ्रॉम मशीन ओनली. मेनी सिटीज़ ग्रीव कर गई, जैसे कि मैनचेस्टर ग्रू अराउंड द न्यू इंडस्ट्रीज़. जो नई इंडस्ट्रीज़ थी उनके पास आसपास एक सिटी ग्रू कर गई जिसका नाम था मैनचेस्टर. कहाँ पर बच्चा? इंग्लैंड में. इंडिया एज अ कॉलोनी नाउ बिकेम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल. देखो, इंडिया में तो अभी इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ नहीं था, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है कहाँ पर? मैनचेस्टर में, इंग्लैंड में. और हमारी इंडिया किसका काम कर रही है? रॉ मटेरियल सप्लायर का. क्योंकि इंडिया में बहुत सारे मटेरियल हमारे पास ऐसा था जिसकी मशीनें ऑलरेडी इंग्लैंड में बन चुकी थी, तो हम रॉ मटेरियल सप्लाई का काम कर रहे थे. किसको? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ को. कहाँ पर? इंग्लैंड में. सामान मतलब फिनिश प्रोडक्ट बनता था इंग्लैंड में, रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता था इंडिया में,
और इंडिया से ये रॉ मटेरियल कहाँ जाता था? यूरोप। कहाँ जाता था बेटा? यूरोप। और यूरोप में भी कहाँ? इंग्लैंड। ठीक कोई बात? तो हम इनको देते थे रॉ मटेरियल। क्या देते थे? रॉ मटेरियल। India as a colony now become the supplier of raw material for British industries and ready market for British manufactured good. तो बच्चा जैसे कि ये यूरोप है, ये हमसे लेता था रॉ मटेरियल। इंग्लैंड, यूरोप नहीं, सिर्फ इंग्लैंड। ये इंग्लैंड एक आइलैंड है ना, तो इंग्लैंड हमसे लेता था रॉ मटेरियल और वहीं ये हमें दे देता था। क्या देता था बच्चा? फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। ठीक कोई बात? हम दे रहे हैं रॉ मटेरियल और ये दे रहा है हमें फिनिश प्रोडक्ट्स। जो इम्पोर्ट था इंडिया में, वो जो मशीन मेड गुड्स था, स्पेशली क्लॉथ, इतना ज़्यादा बढ़ गया बेटा कि जो हमारा हैंडमेड इंडियन गुड्स था वो उस गुड के सामने एक्सपेंसिव लगने लगा। देखो, ब्रिटेन में मशीन से प्रोडक्शन हो रहा था, बल्क में प्रोडक्शन हो रहा था, तो इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम थी। और हमारे इंडिया में वही काम हाथों से हो रहा था, हैंडमेड हो रहा था, क्वालिटी प्रोडक्ट था, इसकी प्राइस थी थोड़ी ज़्यादा। तो हमारे एक्सपेंसिव गुड को अब कोई परचेस करने को रेडी नहीं था। सब लोग मशीन से बने गुड्स जो कि थोड़े से चीप थे उनको परचेस कर रहे थे। और बेटा हमारा जो हैंडमेड गुड था अब उनके गुड के साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहा था। तो इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ टाउन्स में डिक्लाइन करने लग गई। बहुत सारे ओल्ड ट्रेड सेंटर्स भी डिक्लाइन कर गए क्योंकि ये ट्रेड शिफ्ट हो गया है नए सेंटर्स में, जिनको प्रमोट किया किसने? ब्रिटिशर्स ने। मेनी ऑफ द ओल्ड ट्रेड सिटीज़ declined because British promoted new centers flourished. Indian handlooms, handicraft industries declined. Why so? Because now Indian market is flooded with Britain good, or the good which was made by Britain through machines. बेटा अब जो टाउन्स डिक्लाइन कर रहे हैं वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होगी और दूसरी प्रॉब्लम्स भी आएंगी, तो लोगों ने वहाँ से माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेट करना और अप्रोप्रिएट होगा कि एक जगह छोड़कर किसी अच्छी जगह चले जाना जहाँ पर आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए। तो लोगों ने माइग्रेट करना चालू कर दिया इंडियन टाउन से जो कि डिक्लाइन कर रहे थे। किसके लिए बच्चा? दूसरे टाउन्स में गए इन सर्च ऑफ वर्क। They started moving to another towns. They started migrating to another towns in the search of work, because in whatever town they were living till were declining. अब वो डिक्लाइन कर रहा है। ग्रेजुअली जो अर्बन फैसिलिटीज़ थी जैसे कि वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, रोड, मार्केट, इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन टाउन्स में ख़त्म होती गई, ड्राई अप हो गई। विदाउट का मतलब होता है ड्राई अप हो जाना, ख़त्म हो जाना, डाई कर जाना। दिस प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन इन अर्बन फैसिलिटीज़ इज एक्कम्पनाइड। अब देखो बेटा, पहले आपकी इम्पोर्टेंस थी, आपकी जो सिटीज़ थी उसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस थी, धीरे धीरे करके उसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई, वो डिक्लाइन करने लग गई। डिक्लाइन करने लग गई तो वहाँ से लोग दूसरे जगह जाने लगे काम को ढूंढने के लिए। तो जो अर्बन फैसिलिटीज़ वहाँ होंगी, भले वो वाटर सप्लाई हो, ड्रेनेज हो, रोड हो, मार्केट हो, एजुकेशन हो, एंटरटेनमेंट हो, धीरे धीरे करके विथर्ड होगी। विथर्ड अवे का मतलब ड्राई अवे, डाई अवे, धीरे धीरे करके बिल्कुल ख़त्म हो गई। और ये जो प्रोसेस थी जहाँ पर अर्बन फैसिलिटीज़ डिक्लाइन करने लग गई, ये कंपनाई करती थी और एसोशिएट करती थी बाय लार्ज स्केल माइग्रेशन ऑफ पीपल, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा नंबर्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने लग गए थे। और ये इसी को कहा बच्चा डी अर्बनाइजेशन। अर्बन का मतलब होता है, बस इसको अर्बन नहीं बोलते हैं, ये अबन है। क्या है? अबन है। और अबन बच्चा क्यों है? क्योंकि जब भी आर किसी वावल के बाद आता है तो आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन है अबन। क्या है? अबन, है ना। तो जो अबन एरियाज थे ग्रेजुअली दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग एंड दैट इज कॉल्ड डी अर्बनाइजेशन। क्लियर है? वो सिटीज़ जो पहले कहीं फ्लॉरिश कर रही थी, धीरे धीरे विथ ग्रेट माइग्रेशन दे स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, एंड दिस फेनोमेना वेयर ऑल द फैसिलिटीज़ आर गोइंग down is called
डी अर्बनाइजेशन, सिटीज़ में से जब सारी फैसिलिटीज़ ख़त्म हो गई, इसी को हमने क्या बोला, डी अर्बनाइजेशन. Among the Indian towns that experienced deurbanization in the early 19th century were Thanjavur, Murshidabad, Dhaka. ढाका, मुर्शिदाबाद, थंजावुर ये 19th सेंचुरी में डी अर्बनाइजेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल थी. Now growth of towns under colonial rule. कॉलोनियल रूल्स में कुछ टाउन्स तो ग्रो हुए, वो कौन से थे? बहुत सारे जगहों पे इंडिया में नए टाउन्स डेवलप होना स्टार्ट हुए जो कॉलोनियलिज्म की नीड को पूरा करते थे. किसको? कॉलोनिज्म की नीड को पूरा करते थे. ये वो जो वर्ड है कॉलोनियलिज्म, ये अभी हमारे चैप्टर के नेम में भी था, मैं सोच रही थी उसको वहीं एक्सप्लेन कर दूं पर वो रह गया. तो कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या होता है बच्चा? उपनिवेशवाद. उपनिवेशवाद, ठीक है. अच्छा, उपनिवेशवाद है ना. इसका मतलब होता है जब कोई पावरफुल कंट्री, जब कोई, यहाँ पर भी ये पावर नहीं, पावर, ये वॉवल है और उसके बाद आर है, पावर. तो जो पावरफुल कंट्रीज़ थी वो ग्रेजुअली जब किसी स्मॉल कंट्रीज़ के रिसोर्सेज को यूज़ करने लगे, उसे कंट्रोल करे, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं बच्चा? कॉलोनियलिज्म. तो कॉलोनियलिज्म था. सो स्टूडेंट, आई होप कि कॉलोनियलिज्म का मीनिंग अब आपको क्लियर होगा. व्हेन अ पावरफुल कंट्री started ruling on another country using its resources is called colonialism. तो जो इंडिया में colonialism डेवलप हुआ, ठीक है, और colonialism के बाद न्यू सिटीज़ डेवलप हुई, किसकी नीड को कैटर करने के लिए बच्चा? colonialism की नीड को कैटर करने के लिए. The administration centers ranged from large presidency cities, Madras, Calcutta, Bombay, to towns around the district and headquarters. जो administrative centers थे वो large presidencies भी थी, like Madras, Calcutta, Bombay. Small towns भी थे जो district headquarter के पास थे. तो cities large भी थी, small भी थी, जो colonial time में hero बन के आई, है ना. Towns also grew around residencies, the official residencies of British resident. There were so many residencies made for British residents. British resident के लिए बहुत सारी residencies बनाई गई थी. वो उसके आसपास भी टाउन्स ग्रीव करने लग गए. एज इन लखनऊ, पुणे एंड हैदराबाद. कहाँ कहाँ कर बनी बच्चा ऐसे ब्रिटिश रेसिडेंट? लखनऊ, पुणे, हैदराबाद. Then they introduced railways. Town sprang up at important railway junctions. मतलब जैसे जैसे रेलवे का एक्सपांशन होता गया, इम्पोर्टेंट रेलवे जंक्शंस पर भी टाउन्स ग्रू करते गए. मुगल सराय एंड जमालपुर आर एग्जाम्पल. तो बच्चा रेलवे जंक्शंस पे जो दो टाउन बने उनकी एग्जाम्पल हैं मुगल सराय एंड जमालपुर. And after that our army cantonment set up to check foreign invasion. फिर आर्मी कंटोनमेंट एरियाज आ गए जहाँ पर आर्मी रहती थी, है ना. क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेजन के ऊपर भी प्रॉपर कंट्रोल या चेक रखने के लिए. एंड इंटरनल रिवोल्ट्स. देखो इंडियंस तो थे नहीं बेटा, ब्रिटिशर्स थे, तो हमारे इंडियंस को तो पहले भी वो पसंद नहीं आते थे. तो इंटरनल अटैक भी हो सकते हैं, जैसे इंडियन अटैक कर सकते हैं उनके ऊपर. एक्सटर्नल अटैक में तो फिर पूरी दुनिया पड़ी थी. फ्रेंच था, पोर्तुगीज था, स्पेन था, डच थे. तो फॉरेन इन्वेजन से रोकने के लिए भी और इंटरनल रिवोल्ट्स को रोकने के लिए भी आर्मी कंटोनमेंट सेट किए गए. डेवलप्ड इनटू टाउनशिप. तो जितने भी आर्मी कंटोनमेंट एरियाज थे वो भी टाउनशिप में कन्वर्ट कर गए. वन एग्जांपल इज दानापुर नियर पटना. तो दानापुर नियर पटना कंटोनमेंट एरिया का एग्जांपल है. रेलवे जंक्शन का एग्जांपल है आपका मुगल सराय. और ये आपको याद रखना है. वाई सो? Your teacher can ask it in 1 mark question. Write the example of towns grew as army cantonment areas. So what will you write? Danapur near Patna. Then British built towns in the hills where they could spend time away from hot and humid plains. अच्छा, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और ह्यूमिड प्लेन्स को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कुछ टाउन्स कहाँ पर भी बिल्ड किए? हिल्स पे.
ठीक है, क्योंकि वैसे भी उनको इतनी गर्मी सहन करने की आदत नहीं थी। अगर हम इंडिया से कंपेयर करें तो जो ब्रिटिश, जो इंग्लैंड वाला रीजन है वो ठंडा है। और उन्होंने दे कॉल दीज हिल स्टेशंस, कुछ हिल स्टेशन जैसे कि शिमला, नैनीताल, मसूरी आर पॉपुलर टूरिस्ट रिसोर्ट इवन टुडे। शिमला, नैनीताल, मसूरी आज भी पॉपुलर टूरिस्ट रिसोर्ट्स हैं इंडिया के, और हम सब जाना चाहते हैं शिमला, नैनीताल, मसूरी, है ना। सेंटर्स दैट ट्रेडेड इन एक्सपोर्टेबल कमर्शियल क्रॉप्स, बच्चा वो सेंटर्स जहाँ से एक्सपोर्ट ट्रेड होता था। किस किस का एक्सपोर्ट बच्चा? कमर्शियल क्रॉप्स का, जैसे कॉटन। कमर्शियल क्रॉप मतलब वो क्रॉप जो आप अपने कंजम्पशन के लिए ग्रो नहीं करते हो, आप मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो करते हो, उसे क्या बोलते हैं? कमर्शियल क्रॉप। कॉटन, शुगर केन, इंडिगो, ये काय का एग्जाम्पल है बच्चा कमर्शियल क्रॉप का, क्योंकि इन्हें बेसिकली सेल करने के लिए बनाया जाता है। ये सेंटर्स भी जल्दी जल्दी अर्बनाइज हो गए। तो बच्चा वो एरियाज जहाँ पर एक्सपोर्टेबल कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो की जा रही थी, जैसे कॉटन, शुगर कैन, इंडिगो, वो सेंटर्स भी जल्दी जल्दी टाउन्स बन गए या ग्रो कर गए। द ओल्ड टाउन ऑफ मिर्ज़ापुर फॉर एग्जाम्पल फ्लोरिस्ड एज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ कॉटन ट्रेड। मिर्ज़ापुर किस तरीके से ग्रो हुआ था? क्योंकि यहाँ पे कॉटन में ट्रेड होता था। नाउ प्लानिंग ऑफ कॉलोनियल टाउन्स, जितने भी कॉलोनियल टाउन्स थे उनकी प्लानिंग देखेंगे हम। द कॉलोनियल टाउन्स वर बिल्ट ओवर अ वाइड स्पेसिस, बड़े बड़े स्पेसिस में बने हुए थे कॉलोनियल टाउन, यूजुअली नियर वाटर सोर्सेज। और कहाँ बनाए गए थे बच्चा? जहाँ पर वाटर सोर्सेज अवेलेबल थे। बिना पानी के क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं? नहीं ना। दीज टाउन्स जनरली हैड ट्री लाइंड स्ट्रीट, ऐसे स्ट्रीट हुआ करती थी जहाँ पर ट्रीज हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? ट्रीज हुआ करते थे। मतलब हर लाइन में क्या होते थे? ट्रीज हुआ करते थे। बड़ी बड़ी सिटीज़ बनी, ओपन एरियाज बने, वाटर रिसोर्सेज के आसपास बने, स्ट्रीट के ऊपर पेड़ लगे होते थे, चर्च थे, किमेट्री, चर्च मतलब जहाँ पर वो पूजा करने जाते थे ब्रिटिशर्स, और किमेट्री मतलब जहाँ पर डेड वो क्रीमेशन किया जा सके, डेड बॉडी को बरी किया जा सके। ये तो होती ही थी कहाँ पर? टाउन्स में। The area inhabited by British were clearly separated from those inhabited by natives। बच्चा, और जो एरिया में ब्रिटिशर्स रहते थे वो क्लियरली सेपरेट होता था किससे? इंडियन हैबिटेंट से, या जो हमारे नेटिव्स हैं उनसे, है ना। भारत में रहने वाले लोग भारत के नेटिव। The latter were usually congested and had poor urban facilities। बेटा उस टाइम में ब्रिटिश रूल था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के ब्रिटिश ऑफिशियल जितने भी थे वो जिन घरों में रहते थे वो बहुत ही लाविश थे। पर वहीं पर हम इंडियन नेटिव्स के, हमारे जो घर हुआ करते थे उनमें बेसिक एमिनिटीज़, बेसिक फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा कमी हुआ करती थी। ना ही तो प्रॉपर सैनिटेशन था, और वो कंजेस्टेड थे। जो अर्बन फैसिलिटीज़ थी वो भी बहुत पुअर थी। अब जहाँ ब्रिटिश होंगे वहाँ सारी फैसिलिटीज़ तो होंगी ना। तो टाउन में यूजुअली क्लब होता था, जिम होती थी, रेस कोर्स होता था, गोल्फ कोर्स होता था, एक्सक्लूसिवली फॉर यूरोपियंस। ठीक है, गोल्फ कोर्स, रेस कोर्स, जिम्नाजियम, जिम, क्लब, ये सारी चीज़ें एक टाउन में होती थी। सिर्फ किसके लिए? एक्सक्लूसिवली फॉर यूरोपियंस। थोड़ी जो इन्फ्लुएंशियल वेल्थी इंडियंस थी, मतलब उस टाइम में जो हमारे राजे रजवाड़े या जो ब्रिटिश के सपोर्ट में जो रिच वेल्थी पीपल थे, बस उन्हीं को एक्सेस दी जाती थी जिम्नाजियम की, क्लब की, गोल्फ कोर्स की, रेस कोर्स की। अदरवाइज दे आर एक्सक्लूसिवली बिल्ड फॉर यूरोपियंस। फॉर अदर इंडियंस अब्रॉड एट द एंट्रेंस ऑफ एन वॉन, एक बोर्ड बोर्ड होता था बच्चा, एक बोर्ड होता था जो एंट्रेंस पे ही लगा होता था, जिस पे वार्निंग लिखी होती थी, इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। देख रहे हैं? चलो, तो फॉर अदर इंडियंस, जो वेल्दी इंडियंस नहीं है उनके लिए कैसे बोर्ड लगा होता था? उस बोर्ड पे क्लियरली, एंट्रेंस पे बोर्ड लगा होता था, उस बोर्ड पे क्लियरली लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड। अब सोचो, आप कहीं जाना चाह रहे हैं, वहाँ आपको ऐसे बोर्ड मिल जाए तो आपको कैसे लगेगा? है ना। ऐसे करते थे ब्रिटिशर्स इंडियंस के साथ।
चलो, और जो ब्रिटिशर्स की रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स थी बच्चों, उन्हें हम बंगलो बोलते थे, न्यूक्लियर फैमिली के लिए डिज़ाइन होते थे. Bungalows were sprawling, usually single storied houses with garden. सिंगल स्टोरी होते थे, गार्डन के साथ होते थे, वरांदा होता था, बड़ी बड़ी विंडोज़ होती थी, सेपरेट रूम्स होते थे स्लीपिंग के लिए, डाइनिंग खाना खाने का अलग, सोने का अलग, एंटरटेनमेंट का अलग, गेस्ट के एंटरटेनमेंट का अलग, किचन, सर्वेंट क्वार्टर, और कई बार स्टेबल्स भी होते थे. were situated within the same compound but separated from बंगलो. स्टेबल्स भी होते थे, अस्तबल्स, पर वो बंगलो से सेपरेट होते थे, पर एक ही कंपाउंड में होते थे. तो स्टूडेंट्स, क्या फ़ीचर होते थे? जो ब्रिटिश रेसिडेंशियल बिल्डिंग होती थी उन्हें बंगलो कहा जाता था. न्यूक्लियर फैमिली के लिए डिज़ाइन होते थे. बंगलोज पर स्प्रॉलिंग, बहुत विस्तृत, बहुत फैले हुए होते थे. सिंगल स्टोरीड होते थे जिनमें गार्डन्स भी होता था, वरांदा और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती थी. सेपरेट रूम होते थे, स्लीपिंग सोने के लिए, डाइनिंग खाने के लिए, और गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए, मतलब गेस्ट को रुकाने के लिए या उनके साथ बातचीत करने के लिए. किचन और सर्वेंट क्वार्टर्स भी होते थे. सम टाइम स्टेबल्स, स्टेबल्स बोले तो अस्तबल, जहाँ पर आप घोड़े, कैटल्स, जानवरों को रख सकते हो, वो भी सेम कंपाउंड में होते थे पर बिल्कुल सेपरेट हो रहते थे बंगलो से. 1860s में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया म्यूनसिपल बॉडीज़ इन कॉलोनियल टाउन. 1860 में ब्रिटिशर्स म्यूनसिपल बॉडीज़ ला चुके थे कॉलोनियल टाउन्स में, जो कि सिविक कम्युनिटीज़ की देखभाल करेगी, जैसे वाटर सप्लाई, ड्रेन, वाटर सप्लाई, पानी आता रहे घरों में, ड्रेन्स मतलब नालियाँ साफ रहे, हॉस्पिटल रहे, ट्रांसपोर्ट, रोड, पार्क, म्यूज़ियम. So, for availing basic civic amenities in a very proper way, British introduced municipal bodies in 1860s. The presidencies, cities of Madras, Bombay and Calcutta, each had its own corporation. जितनी भी प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता, सबका अपना कॉरपोरेशन था. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ दिल्ली चेंज. दिल्ली कैसे चेंज हुआ बच्चा? कैपिटल सिटीज़ हैव बीन बिल्ट एट द साइट ऑफ दिल्ली ऑन द वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर यमुना. कैपिटल सिटीज़ बिल्ट हुई बच्चा दिल्ली में. दिल्ली में कहाँ पर? वेस्टर्न बैंक ऑफ रिवर यमुना. रिवर यमुना के वेस्टर्न बैंक पे कैपिटल सिटीज़ डेवलप होना चालू हुई. किसकी? दिल्ली की. आज से 1000 साल पहले से. कब से? बिफोर 1000 ईयर्स. जैसे जैसे रिवर ने अपने कोर्स को शिफ्ट किया, सिटाडल भी शिफ्ट हो गया. सिटाडल थोड़ा सा हायर एरियाज होता है विथ ओल्ड फैसिलिटीज़. ये भी शिफ्ट होता गया क्योंकि वाटर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट तो थी ही ना. तो वाटर रिसोर्सेज के क्लोज होने की वजह से जैसे जैसे रिवर यमुना ने अपने कोर्स को चेंज किया, सिटीज़ भी चेंज होती गई. जैसे कि जो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिटाडल है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक का, जिसको उसने जीता था चौहान राजपूत से. ये आज प्रेजेंट डे में मेहरौली में है, शाहजहानाबाद से दूर. ये वो लास्ट सिटाडल है जो ब्रिटिश रूल के पहले बना था. शाहजहानाबाद की अगर हम बात करें तो 1638 में मुग़ल एम्परर शाहजहां ने फाउंडेशन स्टोन रखा था शाहजहानाबाद का, विच वी कॉल्ड ओल्ड दिल्ली, जिसको आज हम ओल्ड दिल्ली बोलते हैं. ब्रिटिश कॉल्ड ओल्ड दिल्ली द वॉल्ड सिटी. ब्रिटिशर्स ओल्ड दिल्ली को वॉल्ड सिटीज़ बोलते थे क्योंकि इसके आसपास दीवार थी. मोस्ट ऑफ दिस वॉल नो लॉन्गर एग्जिस्ट. आज तक कोई भी दीवार एग्जिस्ट नहीं कर रही है. मोस्ट ऑफ मतलब हो सकता है एक आध कर रही है. ओनली फ्यू ऑफ द 14 आर सो गेट्स रिमेन. बच्चा, जो शाहजहानाबाद थी वो वॉल्ड सिटी थी, आसपास दीवार बनी हुई थी. अब तो ये दीवारें नहीं हैं पर कई जगहों पर हैं भी. शाहजहानाबाद का फाउंडेशन स्टोन किसने रखा था? फाउंडेशन मतलब किसने बनाया था उसको? शाहजहां ने. कब? 1638. 1638 में शाहजहानाबाद का फाउंडेशन रखने वाले थे एम्परर शाहजहां. अगर स्टूडेंट हम शाहजहानाबाद की तो आई कैचिंग बिल्डिंग की बात करें तो वो है लाल किला, जिसे हम रेड फोर्ट बोलते हैं. विद इन विच एम्परर पैलेस कॉम्प्लेक्स इज सिचुएटेड. और ये वही लाल किला बचा जिसमें कौन रहते थे? एम्परर रहते थे, मुगल एम्परर रहते थे.
एंड जामा मस्जिद भी यहीं पर है जो एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है। राइट डाउन द नेम ऑफ एशियाज लार्जेस्ट मॉस्क्यू दैट इज जामा मस्जिद। इट इज सिचुएटेड अंडर रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स ना, लाल किले में ही है। यहीं पे राजा भी रहते थे, उनका पैलेस भी था और जामा मस्जिद भी थी। शाहजहाँ हैड कैनाल्स एंड रिजर्वायर बिल्ट टू एंश्योर वाटर सप्लाई टू द रेसिडेंट ऑफ शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद में सबको पानी मिलता रहे, इसीलिए शाहजहां ने कैनाल्स बनाई। क्या बनाई बेटा? कैनाल्स बनाई और रिजर्वायर बनाए। बड़ी बड़ी रोड्स बनाई जो रेड फोर्ट को किससे जोड़ पाए स्टूडेंट्स? लाहौरी गेट से। लाहौरी गेट कहाँ था? वेस्टर्न वॉल ऑफ द सिटी। सिटी की वेस्टर्न वॉल पे जो लाहौरी गेट था, वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या बनाई? बड़ी बड़ी रोड्स बनाई, वाइड रोड्स बनाई। ये जो रोड थी वर कॉल्ड चांदनी चौक। दिस रोड वॉज कॉल्ड चांदनी चौक। इस रोड को क्या बोला? चांदनी चौक। आफ्टर अ चौक ओपन स्पेस विथ अ पूल दैट रिफ्लेक्टेड द चांदनी। हाय हाय, कितनी अच्छी बात है। देखो, ये जो रोड था उसके बाद में द रोड वॉज कॉल्ड चांदनी चौक आफ्टर अ चौक। चौक के नाम पे इसका नाम चांदनी चौक रखा गया। तो चौक एक ओपन स्पेस था जिसमें एक पुल था। पूल पूल पानी का पूल जो होता है ना, पूल जहाँ पर हम स्विमिंग करने जाते हैं, वो रिफ्लेक्ट करता था चांदनी को। किसकी? मून लाइट, चांद की रोशनी को वो रिफ्लेक्ट करता था, इसीलिए उसे क्या कहा गया? चांदनी चौक। फ्रॉम द पूल, इस पूल से कैनाल रोड तक जाती थी। द रोड हैड फाउंटेन्स, रोड पे फाउंटेन्स थे, शेडी ट्रीज थे। इट्स लीन्स वर एंड इट्स लेंथ वर बाजार मार्केट बसलिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो, चांदनी चौक का नाम कैसे पड़ा? पता चल गया ना, क्योंकि एक चौक था जहाँ पर मून लाइट को रिफ्लेक्ट करता था वो जो पानी का जो पूल था। ठीक है, तो इससे इसका नाम चांदनी चौक रख गया। फिर रोड के पे फाउंटेन्स थे, शेडी ट्रीज थे, बिल्डिंग्स थी, बाजार थे जहाँ से इकोनॉमिक एक्टिविटी होती थी। अनदर वाइड रोड रेन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑफ द सिटी। एक और रोड था जो नॉर्थ से साउथ सिटी तक जाता था, जो रेड फोर्ट और जामा मस्जिद को सेपरेट करता था। एक और वाइड रोड था जो नॉर्थ टू साउथ रन करता था सिटी में, जो कि रेड फोर्ट और जामा मस्जिद को सेपरेट करता था। शाहजहानाबाद में बच्चा बहुत सारे गार्डन्स हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, मुस्लिम्स हैं। सो स्टूडेंट, क्या क्या था शाहजहानाबाद में? बहुत सारे गार्डन्स थे, वर्शिप के प्लेसेस थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे। तो आप गार्डन्स मतलब बगीचे, उद्यान, वर्शिप प्लेसेस मतलब पूजा करने वाली जगहें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ एजुकेशन दी जाती हो, मौजोलियम्स मतलब समाधि, जहाँ पर हम लोगों को गाड़ देते हैं ना, मतलब जिनकी डेड बॉडी हो जाती है, जिनको हम बरी कर देते हैं। बहुत सारी समाधि हैं, मौजोलियम्स। बहुत सारे सेक्शंस थे जो आसपास में रहते थे। वेरियस सेक्शंस ऑफ पीपल लिव्ड इन क्लोज नियरनेस, सो द हवेलीज मेंशंस ऑफ द नॉवेल्स एंड वेल्दी पीपल स्टूड एमिस टू द टैस्ट मड ऑफ हाउसेस। बेटा, बहुत सारे लोग जिनमें इकोनॉमिक डिफरेंसेस बहुत थे, वो सब लोग आसपास रहते थे। हवेली थी जिसमें नॉवल वेल्दी पीपल रहते थे, और वहाँ पर मड हाउसेस भी थे। ठीक है, एमिस्ट का मतलब होता है बीच में। एमिस्ट का मतलब होता है बीच में। तो बीच में देखो, पहले बड़ी बड़ी हवेली आएंगी, बड़ी बड़ी हवेली हैं, फिर बीच में एक झोपड़ी आ जाएगी, फिर झोपड़ी आ जाएगी, फिर बड़ी हवेली आ जाएगी। तो ये साथ में रहते थे मिलजुल के, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और ये मड हाउसेस, टैच्ड हट झोपड़ियाँ किसकी होती थी? पुअर आर्टिशंस की, क्राफ्ट्समैन की, जो ऑल पैक टुगेदर इन क्राउडेड मोहल्लाज, जो कहाँ रहते थे? क्राउडेड मोहल्लाज में। बहुत थोड़े से एरिया में बहुत सारे लोग रहते थे। जो लैंड्स थी वो नैरो थी, मतलब छोटी छोटी लैंड्स होती जो घरों को क्या करती थी बेटा? सेपरेट करती थी। घरों को क्या करती थी? सेपरेट करती थी। हवेली, यस, हवेली का मतलब होता है लार्ज जॉइंट फैमिलीज। हवेलीज वर मीन फॉर, हवेलीज किसके लिए होती थी? लार्ज जॉइंट फैमिलीज के लिए होती थी, उनके सर्वेंट्स के लिए होती थी। हवेली में कंट्री यार्ड होता था जिसमें बहुत सारे रूम्स होते थे, 2 से ज़्यादा फ्लोर होते थे। जो आउटर रूम होता था वो गेस्ट को रिसीव करने के लिए होता था, उनको एंटरटेन करने के लिए होता था।
वीमेन यूजुअली लिव्ड इन द इनर रूम्स, और औरतें हमेशा अंदर के रूम में रहती थी। जो रिच मुगल नॉवेल्स होते थे बच्चा, जैसे कमर अलाउद्दीन खान लिव्ड इन लार्ज हवेली। ये लोग कहाँ पर रहते थे बच्चा? बड़ी बड़ी हवेलीज़ में रहते थे, जिनके अंदर एक बढ़िया सा मेंटेन गार्डन भी होता था, और उसमें वाटर चैनल्स भी होते थे। जो हवेलीज़ होती थी उनके आसपास थिक वॉल होती थी, मतलब प्रॉपरली पैक्ड होते थे, विच नॉट ओनली प्रोटेक्टेड द मेंशन, जो कि सिर्फ हवेली को, बिल्डिंग को ही नहीं बताते थे, पर वीमेन के लिए भी शील्ड का काम करते थे। अगर कोई स्ट्रेंजर है तो वो वीमेन को कोई हार्म ना पहुंचा पाए, उसे देख ना पाए, इसके लिए शील्ड का काम भी करती थी ये दीवारें। ग्रेजुअली जो इकोनॉमिक कंडीशन थी मुग़ल नॉबेल्टी की, वो गिरती गई, डिक्लाइन हो गई, कम हो गई। जो हवेली थी उनकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो गई। जो हवेली के पार्ट थे उनको रेंट से दिया जाने लगा, वर्कशॉप के लिए, वेयर हाउसेस के लिए, और जो फ्रेगमेंटेड द बिल्डिंग एंड चेंजिंग देयर ओरिजिनल कैरेक्टर। और इससे बिल्डिंग टूट फूट गई और उसका जो ओरिजिनल कैरेक्टर था वो ख़राब होने लग गया। So student, in next video will start discussing with the topic Delhi under British. If you have any doubt, any problem, do write in comment section.